दोस्तों नमस्कार। आजकल आपने एक चर्चा सुनी होगी कि बिरयानी में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आपको सुन के ताज्जुब हुआ होगा कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला इतने समय तक कैसे दबा रहा। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। 70,000 करोड़ दोस्तों अगर आप मेरे से पूछें तो कुछ भी नहीं है। अगर सरकार ढंग से खंगालेगी तो ये घोटाला कई गुना है और अभी तो शुरुआत है। मैं आज की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है वो सिर्फ ये है कि जो कैश ट्रांजैक्शन हुई है उसका डेटा हटाया गया है। कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस में कितनी होती है? 10%, 20%, 50%, 60%, डिपेंड कि आप कहां हो और कैसा आपका बिजनेस मॉडल है। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो ये कि जो टैक्स चोरी के तरीके हैं वो सिर्फ एक मात्र नहीं है, कई तरीके हैं टैक्स चोरी के और रोज होती है। मैं आपको टैक्स चोरी के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जाने अनजाने आप भी इस टैक्स चोरी का जो षड्यंत्र है इसमें एज ए कस्टमर के रूप में आप शामिल हो जाते हैं। आप तो ईमानदारी से अपना पैसा देके चले जाते हैं, लेकिन जो टैक्स चोर है वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये जानना जरूरी है। और बहुत बार वो एविडेंस आपके सामने होता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कौन दिमाग लगाए, कौन इनसे बहस करे, हमने तो अपना खाना खा लिया, हमने तो अपना प्रोडक्ट खरीद लिया, हम चलते हैं। आपकी इस लापरवाही से या इस कैजुअल एटीट्यूड से देश का कितना नुकसान होता है ये आपको नहीं पता। आफ्टर ऑल ये चोरी का पैसा जाता कहां है इसको भी समझना जरूरी है, लेकिन उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो यही कि टैक्स चोरी के खासकर फूड रेस्टोरेंट बिजनेस में और क्या क्या तरीके हैं ये मैं आपके सामने रखने वाला। आप ये मत समझिएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो आखिरी सत्य है। दुनिया में अगर कोई सबसे क्रिएटिव एक्टिविटी है पूरी दुनिया में वो है कि कैसे टैक्स बचाया जाए या कैसे टैक्स की चोरी की जाए। पूरा दिमाग वहीं लगता है। अगर आप देखें कंपनियां रिसर्च में क्यों पैसा नहीं लगाती, कंपनियां अपने स्टाफ की ट्रेनिंग में क्यों पैसा नहीं लगाती, लेकिन बड़े से बड़े सीए, बड़े से बड़े लीगल एडवाइजर्स, टैक्स एडवाइजर्स पे वो पूरा पैसा लगाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इच्छा है टैक्स बचाने की, देने की नहीं। क्योंकि अगर आपको टैक्स देना है तो बहुत सिंपल तरीका है, जितना कलेक्शन हुआ है जो परसेंटेज बनता है आप जाके जमा करा दीजिए। आपकी लायबिलिटीज, आपकी ऑब्लिगेशंस देश के प्रति पूरे हो गए। लेकिन वो हमें नहीं करना है, हमें तो टैक्स बचाना है। और यही कारण है कि डिजिटाइजेशन आने के बाद भी आज भी आपने देखा होगा कि जब एआई समिट हो रहा था भारत मंडपम में, वहां पे जो फूड स्टॉल थे उन्होंने यूपीआई लेने से क्यों मना किया? कभी आप सोच सकते हैं? और भारत सरकार की नाक के नीचे, भारत सरकार की संस्थाओं में लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, वहां पे यूपीआई मैंडेटरी सरकार ने क्यों नहीं किया? ये अपने आप में एक ताजुब है। जिन लोगों ने भारत मंडप में स्टॉल लिए और यूपीआई लेने से मना किया उन पे तुरंत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको पता लगेगा कि उनके बाकी बिजनेसेस में भी कितनी चोरी होती है। ये बहुत सिंपल सिम्टम है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। इसीलिए कुछ सिम्टम्स, कुछ तरीके मैं आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आएगी। जैसा मैं कह रहा हूं कि मेरा फोकस है अवेयरनेस का। मैं आपको टैक्स चोरी नहीं सिखा रहा, मैं आपको यह बता रहा हूं कि चोर कैसे काम करते हैं, टैक्स इवेडर्स जो है वो कैसे काम करते हैं, ताकि आप उनके भागीदार ना बने। ये एक अवेयरनेस एजुकेशन इनिशिएटिव है, ना कि आपको गलत रास्ता दिखाने की। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो होता है दोस्तों अंडर रिपोर्टिंग ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। पैसा कितना इकट्ठा हुआ। जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं या किसी भी डिजिटल फोरम से प्लेटफॉर्म पे आप पेमेंट करते हैं तो वो सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर आप उसको हटा नहीं सकते क्योंकि वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं झलकने लगती है। लेकिन जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो किसी को नहीं पता वो कहां जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो कभी कभी कंपनियां जब आप बिल उठाते हैं तो आप देखेंगे कि पेमेंट किसके अकाउंट में जा रहा है। पेमेंट आप कर रहे हो, बाहर बोर्ड किसी और का है, अंदर ट्रांजैक्शन किसी और की है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आप उसी अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। क्यूआर कोड बदलने से पेमेंट अकाउंट्स बदल जाते हैं। मैंने अगर आफ्टरनून में आपके सामने क्यूआर कोड कुछ और रखा और शाम को कहीं कुछ और रखा, आपको पता लगेगा। आपने तो क्यूआर स्कैन किया, पेमेंट किया, निकल गए, वो पेमेंट गई अलग अलग अकाउंट्स में। अब सवाल इस बात का है कि कितने पे मैं टैक्स दूंगा और कितने पे नहीं दूंगा, ये तो मेरे ऊपर है। तो ये मैनिपुलेशन होते हैं। इसका मतलब ये है परचेज रिकॉर्ड मैनिपुलेट होते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फूड इंडस्ट्री में आप सब्जी खरीदने गए, आपने फूड बनाया, आपका प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 1 करोड़ रुपए साल का। अब आपको दिखाना है 10 करोड़ या 10 लाख या 20 लाख। आप क्या करोगे? आपने आलू खरीदा था 5 रुपए का, आप दिखा दोगे मैंने आलू खरीदा 10 रुपए का। खर्चा बढ़ गया। अब आप उसको कैलकुलेशन करोगे कॉस्ट में, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो सेल्स रेवेन्यू जो आप उसमें से घटाओगे तो आपका 1 करोड़ का जो टैक्स बन रहा था वो घट के कुछ तो कम होगा। अब दुनिया में ये कहां लिखा हुआ है कि आप 10 रुपए किलो आलू नहीं खरीद सकते? है कोई तरीका? और जो आलू खरीदा जाता है या सब्जियां खरीदी जाती हैं, जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है मंडियों से, वहां तो कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा। वहां तो सब ऑन द स्पॉट एक कागज पे लिख दिया जाता है। ज्यादा आप इंसिस्ट कर दो तो वो एक स्टैंप लगा देता है, ये लो बन गई रसीद। कहीं उस पर इनवॉइस नंबर है, कहीं उस पर ट्रांजैक्शन डिटेल है, कुछ नहीं। तो रॉ मटेरियल प्राइस आप सस्ते में खरीदो, बाद में जब टैक्स ज्यादा हो जाए तो आप एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा दो, आपका टैक्स कम हो गया। अब सरकार भी क्या करेगी? क्या कह सकती है कि आप 10 रुपए किलो आलू क्यों खरीद रहे हो? मुश्किल है। तो जब तक एग्रीकल्चर के अंदर आपका डिजिटाइजेशन नहीं होगा, जितनी मंडीज हैं जब तक वहां पे मैंडेटरी डिजिटाइजेशन नहीं होगा, तब तक आप एग्री फूड सेक्टर से टैक्स चोरी बचा ही नहीं सकते, क्योंकि आधार ही ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पहली बात रॉन्ग बिलिंग, मैंने आपको बता दिया। रॉन्ग प्रोडक्शन डिक्लेरेशन, आपने खरीदा मान लीजिए 100 किलो आलू, अब आपने से उसमें चिप्स बनाए, मान लीजिए मैं दिखा रहा हूं जो चिप्स बने 50 किलो। अब आप कहोगे कि साहब 50 किलो कैसे, आपने तो रॉ मटेरियल, साहब बाकी तो वेस्टेज था। अब सड़ा हुआ आलू का आप चिप्स तो नहीं बनाओगे। अब ये कहां लिखा है कि वेस्टेज 50% नहीं हो सकता? ये भी मैनिपुलेशन है, इसको ध्यान रखना होगा। रिकॉर्डिंग फ्यूअर ट्रांजैक्शन देन एक्चुअली अकर्ड, जो हुआ हमने देखा। नॉट इशूइंग बिल्स एंड रिसीट फॉर कैश सेल्स, ये रोज हम देख रहे हैं। मैनुअल श्रिंकिंग सेल्स एट द एंड ऑफ द डे इन बुक्स, अब आपने देखा यार सेल तो बहुत होगी। जितने रेस्टोरेंट्स होटल्स हैं, आप उनके काउंटर पे जाते हो, पेमेंट करते हो, आ जाते हो। वो एक आपको दिखाने के लिए उनके पास एक टेलर मशीन होती है, वो उसमें पंच करते हैं, रसीद काट के देते हैं। वो किसी भी सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है, ध्यान रखिए आप। वो सिर्फ आपको एक रसीद देने का तरीका है, और वो जो कैलकुलेशन है वो उस मशीन में ही रहती है, वो अलग से नहीं होता, वो पेपर पे नहीं लिखते। क्योंकि आज की तारीख में स्टाफ भी बहुत तेज है। जब उसको पता है कि सेठ जी या लाला जी टैक्स चोरी करते हैं और वो अगर सब कुछ पेपर पे लिखेंगे, तो स्टाफ भी उसमें से अगर कैश निकाल लेगा तो पता कैसे लगेगा? तो इसीलिए टोकन अलग मिलता है, कैश अलग जमा कराया जाता है। यह सिस्टम है ताकि स्टाफ चोरी ना करे। और आपने बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा कि अगर आपको स्टाफ बिल नहीं देता है तो आई यू टेक इट एज ए फ्री। क्योंकि किस लिए? इसलिए कि जो पैसा अगर आप बगैर रसीद के अगर वेटर को दे देंगे और वेटर ने वो पैसा जेब में डाल लिया, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कितने डोसे बिके या कितने पराठे बिके या कितने मिठाइयां बिकी? आपको पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए मालिक अपना रेवेन्यू बचाने के लिए कई तरीके निकालते हैं, लेकिन सरकार का रेवेन्यू चुराने के लिए उसके भी कई तरीके निकाले जाते हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव एरिया है, आपको समझना। फिर कीपिंग ड्यूअल बुक्स, जैसा हम देख रहे हैं, बिल ऑन पेपर विद और विदाउट स्टैम्प, वन ऑफिशियल सेट सबमिटेड टू टैक्स अथॉरिटीज, जो दिखाने के लिए है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अथॉरिटीज को पता होता है। कोई ऐसा इंस्पेक्टर नहीं होगा किसी भी डिपार्टमेंट का जिसको ये ना पता हो कि उसके एरिया में कौन मिलावट कर रहा है या कौन टैक्स चोरी कर रहा है। अगर वो इतना इग्नोरेंट है तो रिश्वत कैसे लेगा?
जब उसको पता ही नहीं है कि कौन चोरी कर रहा है और कौन मिलावट कर रहा है, तो रिश्वत ले ही नहीं सकता। लेकिन आप बाजार में जाके पूछिए, हर इंस्पेक्टर अपना मंथली लेके जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां मैनिपुलेशन हो रहा है। तो जहां पे मिलावट है, जहां पे व्यापार में 2 नंबर का काम है, वहां करप्शन है, और जहां करप्शन है वहां टैक्स चोरी होगी ही, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपनी जेब से तो रिश्वत देगा नहीं, वो तो सरकार का टैक्स चोरी करेगा। उसमें से अगर 100 रुपए चोरी किए हैं तो 10 रुपए देगा इंस्पेक्टर को, 90 रुपए डालेगा जेब में। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों फलते फूलते रहें और देश को चूना लगता रहे, यही मॉडल है। सेकंड हिडन सेट शोइंग ट्रू सेल्स फिगर्स। अब इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, 5 रुपए की चीज को 10 दिखाना। आपने वर्कर मंगाए 5 सफाई वाले, आपने कह दिया जी आज मेरा काम हुआ, सिविल वर्क हुआ, डेकोरेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ। जब आप होली दिवाली पे अचानक देखते हो बहुत सारा डेकोरेशन होता है, डेकोरेशन तो हुआ होगा 2 लाख का, बिल बनेगा 10 लाख का। ये सब तरीके हैं इन्फ्लेशन दिखाने के, खर्चे दिखाने के। क्लेम्स पर्सनल एंड अनरिलेटेड कॉस्ट एज ए बिजनेस कॉस्ट, फॉल्सिफाइंग सप्लायर्स इनवॉइस, इसके मैं आपको कहानी बताऊंगा। एग्रो कमोडिटीज आर मेजर सोर्स ऑफ मैनिपुलेशन, मैंने आपको बताया। नो वन वांट्स एग्रीकल्चर ट्रेड टू बी रेगुलेटेड इन द नेम ऑफ फार्मर, बट एजेंडा इज टैक्स मैनिपुलेशन एंड टैक्स फ्री इनकम। बहुत क्लियर है, हम एग्रीकल्चर का जहां नाम आता है सारे पॉलिटिशियन खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, एग्रीकल्चर को आप टैक्स नहीं कर सकते। आप उनके जो खर्चे हैं और जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है, कभी आप टैली करिए। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, थोड़े समय बाद आम आदमी भी ट्रैक करेगा कि किस पॉलिटिशियन ने कौन सी गाड़ी खरीदी, क्योंकि जैसे जैसे डेटा पब्लिक के सामने आएगा, हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में समझ में आएंगी कि किसने क्या किया। कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बुक, ट्रांजैक्शन नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, कार्ड होगा, प्रिवेंट यूपीआई एंड कार्ड ट्रांजैक्शंस, जैसा हमने भारत मंडप पे देखा। क्या भारत सरकार उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो यूपीआई लेने से मना करते हैं? ये एक रूल होना चाहिए। अगर मैं यूपीआई से देना चाहता हूं तो मेरे ऊपर है कि मैं यूपीआई से दूं या कैश से दूं, दुकानदार मना नहीं कर सकता। यह देश का कानून होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कानून नहीं बना रहे हैं। क्यों? आप सोच सकते हैं। कैश सेल्स नॉट इंक्लूडेड इन डेली टोटल सेल्स, टिप्स एंड ग्रेटिट्यूड नॉट इंक्लूडेड एज इनकम, जबकि दुकानदार, होटल वाले, आज की तारीख में जितने बड़े होटल उनसे सर्विस चार्ज, जबकि कोर्ट ने कहा है ये कंपलसरी नहीं है, मेरे ऊपर है मैं दूं या नहीं दूं, मेरे को आपकी सर्विस पसंद नहीं, खाना पसंद नहीं, काहे का सर्विस चार्ज इंसिस्ट करते हैं, और वो पैसा सरकार के खाते में नहीं जाता है। फेक एंड शेल वेंडर्स क्रिएट बोगस सप्लायर्स ऑफ फेक एक्सपेंसेस, ऐसा होता है। आपने केमिकल मंगाया, टैंकर मंगाया, सब कुछ मंगाया, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने पैकेजिंग मटेरियल, ये वो, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर्स, 50 चीजें आपको खरीदनी पड़ती हैं। कितने सही हैं कितने गलत आपको क्या पता? आप तो फैक्ट्री मैनेजर हो, आपको कहा गया आपको लेबर चाहिए, ले लो, लेबर आई 10, बिल बन गया 25 का, किसको पता कौन गिन रहा है? ये काम है फाइनेंस का, जिसको पेमेंट करनी है। फैक्ट्री मैनेजर को लेबर चाहिए, मिल गई, एक कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, वो भी अपना खास आदमी है कि तो 25 आदमी का बिल भेजेगा। वो बेचारा क्या करे, उसको तो जितने 10 के ही मिलने हैं, लेकिन बिल 25 का भेजेगा, उसको क्या करना है? उसकी मजबूरी, अगर वो नहीं करेगा तो उसको काम धंधा नहीं मिलेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो जिसके पास ताकत है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये हर जगह हो रहा है, टैक्स चोरी में भी ये काम आता है। पेइंग इन्फ्लेटेड बिल्स फॉर कंपनी टू मूव कैश आउट बिजनेस, मैंने तो यहां तक भी देखा है कि ऐसे ऐसे बिजनेस के मालिक हैं जो अपने वेंडर्स को कहते हैं कि भाई ठीक है, नेगोशिएशन हो गया, मान लीजिए आप 100 रुपए किलो मुझे मटेरियल देंगे या आप मुझे 500 रुपए किलो ड्राई फ्रूट देंगे, बात हो गई, आप 600 रुपए का बिल भेज दो। चलिए 600 का बिल आ गया, देना एक्चुअल 500 है, 100 रुपए किलो आप मेरे खाते में अपनी बुक्स में अलग से लिख लीजिए। जब मैं विदेश यात्रा में जाऊंगा, आपसे मैंने 1 करोड़ का बिल माल खरीदा है, अब आपके पास मेरे 110 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, आप मुझे 10 करोड़ रुपए विदेश में ट्रांसफर करेंगे थ्रू हवाला, ताकि जब मैं विदेश यात्रा में रहूं, समर वेकेशंस में, महीने भर मुझे मस्ती करनी है, तो मैं जेब से तो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड पे तो इनकम टैक्स की नजर है।
और मैं कैसे पेश करूंगा? कैश में ले जा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, मेरे को वो पैसा हवाला से आता है। मेरी कंपनी तो मुझे हवाला से ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, आपका सप्लायर करता है, ताकि आप आराम से वेकेशन फैमिली के साथ मना के वापस आए। ये मुझे सप्लायर्स ने बताया कि ऐसी ऐसी कंपनियां, और नामी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नामी कंपनियां हैं जो विदेश जाते हैं, महीने महीने फैमिली से रहते हैं। आप उनका कभी एक्सपेंसेस सरकार चेक करें और देखें कि वो पैसा कहां से आया, किसने पे किया। बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोलिजन विद कस्टमर्स और स्टाफ बगैर उनके होता नहीं। CFOs एंड परचेज मैनेजर्स हमेशा खास आदमी होते हैं, ये सेठ जी से डायरेक्ट बात करते हैं, ये सिस्टम से काम नहीं करते। CFOs और परचेज मैनेजर्स ऑलवेज रिपोर्ट टू द ओनर्स, क्योंकि जो आदेश ऊपर से आएगा उनको वही करना होगा। ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, और आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो सिस्टम के अंदर पावर सेंटर है। वो इसलिए पावर सेंटर है क्योंकि सेठ जी तक उनकी सीधी पहुंच है। आप ज्यादा बोलेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो इसीलिए आप अपने तक रहिए, ज्यादा मत पूछिए सवाल, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे वेटर्स जो है वो पॉस है उसके अंदर एंटर नहीं करते ऑर्डर, वो कहते हैं पॉस काम नहीं कर रहा, कैश दे दो, आपका कार्ड नहीं स्कैन हो रहा है, कैश दे दो। ये कहा जाता है कस्टमर्स पेइंग कैश सेपरेटली विदाउट बिल। आप दे रहे हो, अच्छा रसीद नहीं है, मैं देता हूं, कितना हुआ जी? 200 रुपए। 200 रुपए लिया, ठीक है जी, आप जाइए। आप रसीद मांगते हो कि सर अभी आदमी नहीं है, मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर नहीं तो एक कागज पे 200 रुपए लिख के आपको थमा देते। प्रॉपर रसीद क्यों नहीं है? वो सब बिल बुक खत्म हो गई। कुल मिला के आप ये रोज एक्सपीरियंस करते होंगे कि आपके पैसे से टैक्स चोरी कैसे हो रही। फिर मैनिपुलेटिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स, हैकिंग और अल्टरिंग डिजिटल सिस्टम्स, डिलीटिंग सेल्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम POS सॉफ्टवेयर एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर टू, ये तो अभी जो 70,000 करोड़ है वो तो एक आंकड़ा है, ऊपर वाले तो भी पकड़ में आए ही नहीं। मिसक्लासिफाइंग वर्कर्स, आपको पता है कि आपका यहां वर्कर है, आपने उसको कह दिया नहीं अब तेरी तनख्वाह ना कॉन्ट्रैक्टर देगा, क्योंकि आपको PF नहीं जमा कराना। अगर आप जितना वर्कर वहां रखते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता लगता है कि आपकी सेल कितनी है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मिसक्लासिफिकेशन के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिजली की भी चोरी होती है। जब आप मैनिपुलेशन करते हैं ना, कुछ चीजें तो एसेंशियल है। आपने माल खरीदा, माल बनाया, बेचा, उसके लिए बिजली तो लगेगी। जो आदमी टैक्स चोरी कर रहा है वो बिजली की भी चोरी करता है, आप इस बात को ध्यान रखिए। वो PF की भी चोरी करता है। तो जो चोर है वो सिर्फ GST नहीं चुरा रहा है, वो जहां जहां पे सरकार उसको क्रॉस चेक कर सकती है वो हर अकाउंट में वो चोरी करता है, हर अकाउंट में वो मैनिपुलेशन करता है ताकि पकड़ा ना जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अब देखते हैं, थोड़े दिन में पता लगेगा कि उस फैक्ट्री में कितने ट्रक गए और कितने बाहर निकले और बिजली कितनी लगी। आप जब इसको मिसमैच करोगे तो आपको मिसमैच साफ दिख जाएगा। एक और मैनिपुलेशन होता है, आपने खरीदा सड़ा हुआ तेल बाजार से, लेकिन आपने उसको दिखाया प्रीमियम ऑयल। खरीदा आपने 50-60 रुपए किलो जो डिस्कार्डेड ऑयल है रिफाइनरीज का, लेकिन आप उसको दिखाएंगे हमने A ग्रेड सोयाबीन या मस्टर्ड खरीदा 200 रुपए किलो। बहुत सारी जगह पे मिस डिक्लेरेशन होता है, माल कुछ और होता है, लेवल पे कुछ और होता है। अब कौन सा कंटेनर किस तारीख को, कौन सा टैंकर किस तारीख को आया था, किसको पता? क्या इसका कोई तरीका है? इसका तरीका है, जितने आपके E-इनवॉइसेस हैं आज की तारीख में, जो आपके ट्रांसपोर्ट बिल हैं, आपने उसको मैंडेटरी किया। आप ये देखिए कि ये किसने इश्यू किया, आपको पता लगेगा। जिस कंपनी से सोयाबीन तेल खरीदने की बात कही जा रही है वो तो सोयाबीन बेचती नहीं है, वो तो कोई राइस ब्रान ऑयल बेचेगी या कुछ और बेचेगा, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि हमने सोयाबीन खरीदा। कहां से खरीदा? राइस ब्रान वाली बनाने वाली कंपनी से। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीजें सामने नहीं आएंगी? आएंगी। क्या सरकार ढूंढ नहीं सकती? आसानी से ढूंढ सकती है। क्या सरकार ढूंढना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है। स्मगलिंग इन्वेंटरीज एंड इम्प्रॉपर स्टॉक, नो रिपोर्टिंग इन्वेंटरी सेल्स सो गुड सोल्ड अपीयर्स हायर, क्लेमिंग मोर इन्वेंटरी इन स्पॉइल्ड एंड लॉस्ट देन एक्चुअली एंड फेलिंग टू रिकॉर्ड इन्वेंटरी एक्यूरेटली। अब सरकार ने एक सिस्टम शुरू कर दिया एसेंशियल कमोडिटीज में कि डेली आप अपनी इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे। समस्या है वो, कंपनियां नहीं चाहती हैं, लेकिन
आपकी कंपनी में आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां जिन पे लोन है, आप ध्यान से देखिएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन पे अच्छा खासा लोन है, आप ध्यान से देखो कि उसकी इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा है। वहां दिखा दिया जाएगा इन्वेंट्री 10,000 करोड़ की पड़ी। 10,000 करोड़ की इन्वेंट्री कौन रखता है? सोचिए आप जरा। तो ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन में भी इन्वेंट्री काम आती है। आपका बैंक से लोन है 20,000 करोड़ का, आप इन्वेंट्री दिखा रहे हैं 10,000 करोड़, और बैंक वाले भी दे रहा है, और इन्वेंट्री कैसे मैनिपुलेट की जाती है, ये भी कहानियां हैं। ये भी कभी हम आपसे चर्चा करेंगे जब मुद्दा आएगा। तो बहुत कुछ होता है, सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा और सिटीजन्स को अलर्ट होना पड़ेगा। एंड फॉल्स क्लेम फॉर टैक्स क्रेडिट एंड रिफंड्स, ये तो बहुत कॉमन चीज है, सरकार जानती है, इस पे कार्रवाइयां हो रही हैं। सो मैं यही कहूंगा कि जो टैक्स चोरी है ना, ये बहुत क्रिएटिव एरिया है। मैं भारत सरकार की करीब 52-53 कमेटीज में था। मैं सरकार को एक ही निवेदन करता था कि इस कमरे में हम जितने लोग बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं, उसको सिंपल बनाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल लिखिए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, बस खत्म। आप जितने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस या उसमें आप बाइलॉज बनाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखिए कि हम लोग हॉल के अंदर 10, 15, 20 आदमी हैं, बाहर 1 लाख आदमी हैं जो इस कानून को तोड़ने के रास्ते ढूंढ रहे होंगे। लेकिन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई सिंपल चीज करते हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको वो इंटेलेक्चुअल नहीं दिखता। आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करते हो। आज अगर विजय सरदान आपको कोई सिंपल सी चीज बता रहा है कि ये करो, ये मत करो, यार ये कौन सी बात है? तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का प्रीमियम नहीं है हिंदुस्तान। हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहिए। आप किसी कंपनी को एडवाइस करोगे कॉमन सेंस बेसिस पे कि हम ऐसा करते हैं, वो कहेगा इसमें कौन सी नई बात है, कुछ नया बताओ। उससे खर्चे बढ़ते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, सरकार के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ता जितने आप कॉम्प्लिकेटेड रूल्स बनाते हैं उनसे। तो हमेशा लाइफ को सिंपल रखो। जितना आप कॉमन सेंस लेवल पे ऑपरेट करोगे ना दोस्तों, लाइफ उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी और उतनी सही रहेगी। आपको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो टैक्स मैनिपुलेशन हमेशा गलत है और इस बात को समझना होगा, यह हमेशा इलीगल है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। और सरकार की तरफ से फाइन्स, टैक्स विद इंटरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, बिजनेस क्लोजर लाइसेंस। प्रॉब्लम क्या है कि ये सब होने के बाद भी सिस्टम रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक काम हम नहीं कर रहे। जितने इंस्पेक्टर्स हैं, आप उनके एसेट्स को पब्लिकली डिक्लेयर करिए कि किसने कितनी गाड़ियां खरीदी पिछले 2 साल में या 3 साल में, उनके और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने नाम पे नहीं करते। और अब तो रिश्वत के रास्ते बदल रहे हैं। पहले लोग 10-20 हजार रुपए ले लेते थे, अब आईफोन की डिमांड करते। आईफोन कितने का? 1.5 लाख। तो अब आप आईफोन मांग रहे हो, और मजे की बात, उस जो रिश्वत दे रहा है उसको बोल रहे हो कि बिल मेरे नाम पे होना चाहिए, ताकि कल को अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हो तो ये भी पता लगे कि हाँ जी मैंने अपने पैसे से खरीदा है, या मेरे बेटे के नाम पे अगर वो नौकरी कर रहा है, ताकि ये कहे कि बेटे ने गिफ्ट दिया है। तो मैंने क्या बोला? चोर क्रिएटिव है, इस बात को समझिएगा। तो कम से कम एसेट डिक्लेयर तो कराइए। कितने आईफोन आपने खरीदे पिछले 2 साल में? अगर बेटे ने भी खरीदा है, आपके नाम पे भी है, तो उस पर पैन नंबर तो डालना पड़ेगा। पैन नंबर से पता लगेगा कि आपने आज तक कितने आईफोन खरीदे, आपके बेटे ने कितने आईफोन खरीदे, या बच्चों ने कितने खरीदे, या रिश्तेदारों ने कितने खरीदे। कहीं ना कहीं तो चोरी पकड़ी जाएगी। आपको वो व्यक्ति आईफोन दे रहा है जिसकी कीमत, जिसकी अपनी औकात नहीं है। क्या ये चीजें समझ में नहीं आती? सब तरीके हैं पकड़ने के, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है या कोई ऐसा इंस्पेक्टर नहीं है जिसको ना पता हो कि उसके एरिया में कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन मिलावट कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं, उनके एसेट्स का डिक्लेरेशन मैंडेटरी होना चाहिए, उनका, उनके पूरे परिवार का और रिलेटेड पार्टीज का, जैसे स्टॉक मार्केट के रूल्स में बनाते हैं। सेम फॉलो यहां करिए इंस्पेक्टर्स के साथ। अगर वो जिम्मेवारी ले रहे हैं इंस्पेक्शन की, तो ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं देना चाहते तो आप उनको इंस्पेक्टर के पद से हटा के कोई ऑफिस का काम दे दीजिए। वो नहीं जाना चाहेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात कि क्यों ऐसा है। तो ये संभव है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कानून फॉलो करना है, तो मेरा निवेदन है मेरे रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री के दोस्तों से, रिकॉर्ड कीपिंग बराबर रखिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, फंस जाओगे।
सर्टिफाइड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लीजिए, मैनिपुलेटेड मत लीजिए, क्योंकि ये भी पकड़ा जाएगा। प्रोफेशनल्स हायर करिए, मैनिपुलेटर्स नहीं। एंड टेकिंग लेजिटिमेट डिडक्शन, आपको हक है टैक्स बचाने का अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप पूरा करिए ना। आप ट्रेनिंग में पैसा लगाइए, आपको बिल क्यों मैनिपुलेट करना? आपको टैक्स कम देना है, अपने स्टाफ को वेलफेयर दे दीजिए, स्टाफ की सुविधाएं बढ़ा दीजिए, अपनी फैक्ट्री में ऑटोमेशन कर दीजिए, फैक्ट्री में हाइजीन पे पैसा लगाइए। वैलिड है, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, आपकी गुडविल बनेगी। लेकिन टैक्स चोरी क्यों? सवाल इस बात का। और रेगुलर इंटरनल ऑडिट जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर कंपनी में भी कुछ खास लोग होते हैं। कैसे मैनिपुलेट करना है, किसके इशारे पे करना है, उनको सब पता होता है। और इंस्पेक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए भी कंसल्टेंट रखे जाते हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव एरिया है दोस्तों, मैंने सोचा आपसे चर्चा की जाए। आपकी नजर में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी, आप बताइए कि वो क्या है, ताकि समाज में हम जागरूकता बढ़ा सकें। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।